वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली ये कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के लिए घटना चक्र का टोह सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली निकली है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, पश्चिमी हिंदी से। सौर सैनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणी तथा दक्षिणी बोली प्रचलित हैं। खड़ी बोली व ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, जिसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली अकारांत प्रधान तथा ब्रजभाषा उकारांत प्रधान है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो राइट आंसर है डी, जयपुरी। ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है बल्कि राजस्थान की बोली है, जबकि कन्नौजी, ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली ये उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, जयपुरी। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां पे रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, रूपक अलंकार। उपरोक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। वस्तुतः जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है या जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, खग कुलकुल सा बोल रहा है, रेखांकित शब्दों में अलंकार है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यमक अलंकार। प्रस्तुत पद्यांश में प्रथम कुल शब्द का अर्थ समूह और द्वितीय तृतीय कुलकुल शब्द पक्षियों के कुलकुल यानी कि कलरव के सूचक हैं। कुल शब्दों के भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो इस आधार पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, दुशासन शब्द का संधि विग्रह होगा। तो दुशासन शब्द का सही संधि विग्रह ऑप्शन सी में दिया हुआ है, दुह प्लस शासन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दुशासन का उचित संधि विग्रह दुह प्लस शासन होगा, शेष विकल्प गलत है। जब आह, इ, उ के बाद शा, शा और शा हो तो विसर्ग सुरक्षित रहता है अथवा शा, शा, शा का द्विध हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो अतः प्लस शक्ति ये अंतः शक्ति हो जाएगा और दुह प्लस शील मिलकर के दुस्शील हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, दुह प्लस शासन। अगला प्रश्न है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय परिपत्र जारी किया जाता है। शासन स्तर पर प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जब शासन की कतिपय नीतियों, आदेशों, निर्णयों आदि से समस्त अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों और मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों आदि को समान रूप से अवगत कराए जाने की आवश्यकता होती है। ऐसे अवसरों पर शासनादेश का पत्र सभी अधिकारियों को भेजे जाते हैं, जिसे शासकीय परिपत्र कहते हैं। यह संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो गायक गीत गा रहा है यह तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान। वस्तुतः जब क्रिया वर्तमान काल में जारी हो रही हो तो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, तत्कालिक वर्तमान। अगला प्रश्न है, हो सकता है वह आया हो वाक्य है। तो हो सकता है वह आया हो वाक्य संभाव्य वर्तमान वाक्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान तथा संदिग्ध वर्तमान ये वर्तमान काल के भेद हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, संभाव्य वर्तमान। अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है।
तो उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह मिश्र वाक्य है, शेष सभी सरल वाक्य हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा। अगला प्रश्न है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, तुम प्रतिदिन आया करो। ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो में संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला प्रश्न है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो निष्कवच राजी सीठी का उपन्यास है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इनकी अन्य कृतियाँ खाली लिफाफा, गमे हयात, निमारा तथा तत्सम हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, राजी सीठ। अगला प्रश्न है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। प्रश्न है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का उचित अर्थ भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। शेष विकल्प असंगत हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो असूया शब्द का विलोम अनुसूया होता है। इस दृष्टि से सी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अन्य विकल्पों की युग्म त्रुटिपूर्ण है। अधिष्ठित शब्द का विलोम अनधिष्ठित होता है और आस्था शब्द का विलोम अनास्था तथा प्रमुख शब्द का विलोम सामान्य होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। तो हंस के पर्यायवाची होते हैं मराल, मुक्त भुक, सरस्वती वाहन इत्यादि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी मराल, ये हंस का पर्यायवाची है। कुरंग ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये हिरन, तथा भुजंग ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये सर्प का पर्यायवाची है। और पंचबाण कामदेव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है निम्न में भाववाच्य है। तो मोहन से बैठा नहीं जाता इस वाक्य में भाववाच्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भाववाच्य। अगला प्रश्न है बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द की सही जोड़ी है। तो बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले सही जोड़ी है सर और शर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सर का अर्थ बाण और शर का अर्थ तालाब। सिंधु का समुद्र और सैंधव का घोड़ा तथा पुष्कर का अर्थ होता है तालाब। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें से तंद्रालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो तंद्रालु शब्द में आलू प्रत्यय है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आलू प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और इसका मूल शब्द तंद्र है जो विशेषण है। आलू प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्दों में है त्रिशालु, दयालु, हिंसालु, श्रद्धालु, निंद्रालु, ईर्ष्यालु और लज्जालु इत्यादि। अगला प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रविशेषण। वस्तुतः विशेषणों के विशेषण को ही प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर यानी कि बहुत प्रविशेषण शब्द है। बड़े साहसी बड़े प्रविशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। तो संभालना शब्द में अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास का निकास मुंह एवं नाक दोनों से होता है उन्हें उन शब्दों को अनुनासिक शब्द कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, संभालना, यह एक अनुनासिक शब्द है। अगला प्रश्न है छ वर्ण किसके योग से बना है। तो का प्लस सा के योग से छ बनता है, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, का प्लस सा। अगला प्रश्न है का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। तो का व्यंजन एक अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी तथा कंठ ध्वनि है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी तथा कंठ ध्वनि। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। ऑप्शन डी राइट आंसर है, लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला प्रश्न है अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है।
तो अरे तुम आ गए, इस वाक्य में अरे के बाद विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर अरे संबोधन बोधक विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को हम लोग रीड नहीं करेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रेम की भाषा है, तो गद्यांश की प्रथम पंक्ति में उल्लिखित है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शब्द रहित। और अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यत्न से आशय है, तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, यत्न से आशय है प्रयास। अगला प्रश्न है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, तो गद्यांश में आचरण की महिमा का वर्णन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, आचरण। अगला प्रश्न है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा सच्चा आचरण, ऑप्शन सी राइट आंसर है, सच्चा आचरण। अगला प्रश्न है मुस्कान हंसी और रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो हम रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं और उनके साथ में आंसर भी दिए हुए हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है रीजनिंग के, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 से फिर से शुरू करते हैं, जो जीएस के क्वेश्चन है। तो जीएस से संबंधित पहला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो बक्सर के युद्ध के बाद अगस्त 1965 में क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 26 लाख रुपए। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ऑप्शन सी राइट आंसर है, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने श्री रंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की। ऑप्शन सी राइट आंसर है, मैसूर। अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1857 में। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति तथा पूरे भारत पर ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के आरंभ के साथ हुआ। अगला प्रश्न है भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है, ऑप्शन टी राइट आंसर है, 25 से 40%। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 25 से 40% उत्तर प्रदेश पैदा करता था। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 44.50%, महाराष्ट्र में 25.45% एवं कर्नाटक में 10.54% गन्ना उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। आम उत्पादक अग्रणी 5 राज्य हैं 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अगला प्रश्न है ललित किसकी एक उत्तम किस्म है, तो ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, अमरूद। अमरूद की अन्य किस्में हैं इलाहाबादी सफ़ेदा, सरदार, लखनऊ 49, इलाहाबादी सुरखा, श्वेता आदि।
अगला प्रश्न है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई। तो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, नाबार्ड के द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वित्तीय वर्ष 1998-99 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय वाणिज्यिक बैंकों यानी कि आरआरबी और लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा निर्गत किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड सामान्यतः नाबार्ड द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, नाबार्ड। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु एक विस्तृत एवं स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आधार पर करनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है, दैनिक। अगला प्रश्न है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहा जाता है। तो वह गति जिसमें कोई वस्तु अथवा लोलक एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित अंतराल एवं पथ पर अपनी गति को दोहराता है उसे आवधिक गति या दोलन गति कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, आवधिक गति। अगला प्रश्न है, BARC कहाँ स्थित है। BARC यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयीय अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रॉम्बे। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। तो एक विद्युत चुंबक का निर्माण एक परिनालिका में नरम लोहे की कोर डालकर करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है, नरम लोहा। विद्युत चुंबक ये नरम लोहे से तैयार होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, फातिमा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, फातिमा बीबी। और लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ये हिमाचल प्रदेश की बनी थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर आधिकारिक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, राज्यपाल। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। तो 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, शहडोल। और इस मिशन को देश के 17 उच्च केंद्रित राज्यों के 278 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा
और इस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक सिकल सेवा एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, शहडोल। अगला प्रश्न है, जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNSDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत को 166 देशों में 112वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान और स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया है? तो जुलाई 2023 में भारतीय सेना के युद्धपोत INS कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, INS कृपाण। यह युद्धपोत 90 मीटर लंबा और 10.45 मीटर चौड़ा है और इसकी अधिकतम मालवाहक क्षमता 1450 टन है। अगला प्रश्न है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो सितंबर 2023 में नई दिल्ली भारत में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ऑप्शन डी राइट आंसर है, G20। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को नवीन विचारों को अपनाते हुए वसुधैव कुटुंबकम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय के साथ G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। यह अध्यक्षता 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास रहेगी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, G20। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जम्मू एवं कश्मीर में अंजी नदी पर बनाया गया है। रियासी जिले में स्थित यह पुल उधमपुर श्रीनगर बालामुरा रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है, जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग बड़े उद्योगों में व्यावसायिक कार्यों में चिकित्सा क्षेत्र में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का समावेश होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बड़े उद्योगों में व्यावसायिक फर्म में चिकित्सा में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है, यानी कि सभी में इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर का घटक यानी कि भाग नहीं है? तो आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली में निम्न प्रमुख हार्डवेयर यानी कि घटक होते हैं: इनपुट आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट यानी कि प्राइमरी व सेकेंडरी स्टोरेज, जबकि बेसिक यूनिट कंप्यूटर का घटक नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बेसिक यूनिट नहीं है, पूछा गया कंप्यूटर का घटक नहीं है, तो बेसिक यूनिट कंप्यूटर का घटक यानी कि भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो एलयू कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, या सीपीयू की एक इकाई यानी कि यूनिट है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ALU। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाले सिंबल को कर्सर कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, कर्सर। अगला प्रश्न है, मॉनिटर की डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, डायगोनली। मॉनिटर की डिस्प्ले के आकार को मापने के लिए मॉनिटर की सबसे ऊपर यानी कि टॉप के बाएं कोने लेफ्ट कॉर्नर से और सबसे नीचे के दाएं कोने यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर तक तिरछा डायगोनली मापते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बूटिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुंडातरण भाषा यानी कि असेंबली लैंग्वेज का यंत्रकूट मशीनी कोड में अनुवाद कौन करता है? तो असेंबलर का प्रयोग असेंबली लैंग्वेज को मशीनी कोड में अनुवाद करने के लिए किया जाता है, जबकि कंपाइलर व इंटरप्रेटर का प्रयोग उच्च स्तर भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, कंपाइलर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह से बनी होती है।
तो कंप्यूटर की सूचना बिटों या बाइनरी अंकों 0 और 1 से बनी होती है, अतः यह डिजिटल कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा किसी सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन को पढ़ने और समझने से पूर्व उसका एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तित होना आवश्यक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ होता है कि ऑप्शन डी राइट आंसर है, बाइटों से बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है? तो बस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क आकृति या डिजाइन को कहा जाता है। बस टोपोलॉजी में तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार का संयंत्र लगा होता है, जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कोड रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके, एन्क्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है, एन्क्रिप्शन। वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कोड रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके को कहते हैं एन्क्रिप्शन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के संदर्भ में नेट का क्या अर्थ है? तो नेट डोमेन का अर्थ नेटवर्क होता है। यह एक उच्च स्तरीय नाम है जो नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि .com कॉमर्शियल व ORG ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। ऑप्शंस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, नेटवर्क। नेट का अर्थ है नेटवर्क। अगला प्रश्न है, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी मान्यता नहीं होती है? तो ईमेल आईडी में रिक्त स्थान की मान्यता नहीं होती है, जबकि अंग्रेजी के बड़े अक्षर यूपी प्रेकैस ईमेल आईडी में रिक्त स्थान की मान्यता नहीं होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जबकि अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कि अपर केस, छोटे अक्षर लोअर केस, डाटा व अंक 0 से 9 की मान्यता होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम टू का मान क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग्स बॉक्स में अधिकतम जूम टू का मान 400% व जूम इन का मान 10%। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, 400%। और डायलॉग बॉक्स के नियंत्रण मेनू यानी कि कंट्रोल मेनू पर जूम इन या जूम आउट का चयन करके आवर्धन स्तर को बदला जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम टूल का मान 400% होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+A सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए और Ctrl+C चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है सभी कंटेंट का चयन करने के लिए Ctrl+A, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित है? तो कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर MS एक्सेल से संबंधित है। एक्सेल में डेटा को वर्कशीट में स्टोर किया जाता है और यह वर्कशीट वर्कबुक के ही अंदर होती है तथा वर्कबुक एप्लीकेशन विंडो के अंदर होता है। तो कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर MS एक्सेल से संबंधित होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कनक भवन का संबंध अयोध्या से है और कामदगिरी पर्वत इसका संबंध है चित्रकूट से और कालिंजर दुर्ग इसका संबंध है बांदा से और देवा शरीफ इसका संबंध है बाराबंकी से। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कनक भवन अयोध्या यानी कि ए का चौथा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों, 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। पंजाब से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा या कौन सी विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी कि हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना यानी कि हृदय 21 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। यह योजना 12 शहरों में कार्यान्वित की गई, जो है अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी उत्तर प्रदेश, वेलंकन्नी तथा वारंगल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी और मथुरा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ऑप्शन बी राइट आंसर है। वस्तुतः खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है। यहाँ देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 1% खनिज प्राप्त होता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर मुख्यतः मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला सहारनपुर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है सहारनपुर। यहाँ पर देसी, नागपुरी, एम्पदार और लड्डू प्रजातियाँ पैदा की जाती हैं। अगला प्रश्न है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। तो निचली गंगा नहर 1878 ईस्वी में निर्मित की गई। यह नहर नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर है, नरौरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जनरथ नाम दिया गया। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा जनरथ को तत्कालीन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में 6 फरवरी 2015 को हरी झंडी दिखाकर आधिकारिक रूप से आरंभ किया था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं रसिया, कजरी, आल्हा, बिरहा, चैती, ढोल। तो इस आधार पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, बिरहा, चैती, ढोल। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में मेला दिया हुआ है और सूची सेकंड में उनसे संबंधित जिले दिए हुए हैं। तो गोविंद साहब मेला ये आजमगढ़ वर्तमान में अम्बेडकर नगर इससे संबंधित है, आजमगढ़। और कैलाश मेला का संबंध आगरा से है। और सैयद सलार मेला इसका संबंध हो जाएगा बहराइच से। और शाकुंभी देवी इसका संबंध है सहारनपुर से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए का तीसरा और बी का चौथा, ऑप्शन बी राइट आंसर है, सी का पहला और डी का दूसरा। गोविंद साहब आजमगढ़ वर्तमान में अम्बेडकर नगर, कैलाश मेला आगरा, कैलाश सिकंदरा में, सैयद सलार मेला ये बहराइच से संबंधित है और शाकुंभरी देवी ये सहारनपुर से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में तीर्थ स्थल का नाम दिया हुआ है और सूची सेकंड में नगर या स्थान दिए हुए हैं। तो चक्र तीर्थ ये संबंधित है नैमिषारण्य से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए का चौथा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चक्र तीर्थ का संबंध है नैमिष से
और गोविंद देव मंदिर इसका संबंध है वृंदावन से। बी का तीसरा, सलीम चिश्ती की दरगाह ये संबंधित है फतेहपुर सीकरी से। और बौद्ध एवं जैन मंदिर ये संबंधित है कौशाम्बी से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चक्रतीर्थ नए मिशन से संबंधित है। गोविंद देव मंदिर ये वृंदावन से संबंधित है। सलीम चिश्ती की दरगाह ये फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। और जैन एवं बौद्ध मंदिर ये कौशाम्बी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? तो संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वह भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के प्रयासों से संगीत की शिक्षा हेतु लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम की नींव पड़ी। इसका नाम भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय 1966 में रखा गया। इस विद्यालय को 26 मार्च 1966 को संस्कृति विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में इस महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तथा इसका नाम परिवर्तित करके भारत खंडे संस्थान लखनऊ कर दिया गया। दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने इसे संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करते हुए भारत खंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय नाम कर दिया। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की भी स्थापना वर्ष 1926 में शिवरात्रि के दिन हुई, जिसकी स्थापना देश राज मेजर डॉक्टर रंजीत सिंह बैजनाथ सहाय एवं सत्यानंद जोशी द्वारा हुई, जिसका उद्देश्य संगीत का भारत में अभ्यास एवं प्रचार प्रसार करना था। भारत कला भवन लखनऊ को जनवरी 1920 में विकसित किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष रविंद्रनाथ टैगोर तथा उपाध्यक्ष उनके भतीजे शिल्पाचार्य अविंद्रनाथ टैगोर थे। यह एक संग्रहालय है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ये संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में पहले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मॉट ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के सहयोग से किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत प्रदेश में 2 चरणों में कितना पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत 2 चरणों में 25 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्य वर्ष 2026 से 27 तक प्रदेश में कुल हरित क्षेत्र को बढ़ाकर 15% करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, 35 करोड़। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत प्रदेश में 2 चरणों में कितना पौधारोपण लक्ष्य रखा गया? 35 करोड़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया गया है या विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नॉर्थ कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अयोध्या की राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह कॉरिडोर अलखानंद मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, घोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडी नाथ मंदिरों को जोड़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में कुल कितने घरेलू पर्यटक आए? तो वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में 31.79 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटक आए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में उद्योग दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनकी स्थिति दी हुई है। तो काली मिट्टी के बर्तन ये उद्योग संबंधित है निज़ामाबाद आजमगढ़ से। तो ए का चौथा, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
बी का तीसरा यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन, ये खुर्जा बुलंदशहर से संबंधित है। और ढलवा घंटियाँ, सी का पहला, ये जलेसर से संबंधित है। और एल्युमिनियम उद्योग, ये रेणुकूट से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और यहाँ पे देख राइट आंसर है, यानी कि सही सुमेलन है। काली मिट्टी के बर्तन, ये निज़ामाबाद आजमगढ़। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर। और ढलवा घंटियाँ, ये जलेसर। और एल्युमिनियम उद्योग, ये रेणुकूट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पहरिया, पटारी तथा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो पहिया, पटारी तथा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। और सोनभद्र जिले में अन्य निवासित जनजातियाँ हैं वैगा, अगरिया, चेरो, गोंड, ओझा, पथारी, राजगोंड, खरवार, पंखा, पानिका। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, सोनभद्र। पहरिया, पटारी तथा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मुख्यतः निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिले के शंकरगढ़ और बरगढ़ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके साथ ही इलाहाबाद अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है कि लोहगढ़ आदि क्षेत्र में भी इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यह उत्तर भारत के पारंपरिक कांच उद्योग के आपूर्ति के स्रोत हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शंकरगढ़ और बरगढ़ क्षेत्रों में। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है सी। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो वर्ष 1986 में हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्यतः दलदल हिरण यानी कि स्वैम्प डियर, बारहसिंगा आदि जानवरों की रक्षा के लिए स्थापित किया था। अतः विकल्प डी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, दलदल हिरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।